चलिए देखिए, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग बात किए थे कि संविधान जो है तमाम देशों से लाके बनाया गया है। संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है 35% हिस्सा जो है वो भारत के 1935 के अधिनियम से है। बाकी 25% का हिस्सा दूसरे देशों के संविधान को पढ़ के उनमें से अच्छी चीजों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है भारत के संविधान का स्रोत, यानी कि जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसमें है भारत के संविधान का स्रोत। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है, 8 बजे बोला गया था कि जुड़ जाओ, पता नहीं कहां रहते हैं, अब जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि भारत का संविधान पढ़ना है। तो देखिए संविधान क्या होता है, समझिए इसको। आपको दिखाई पड़ रहा है जो बोर्ड पे लिखा है? बोर्ड पे लिखा है भारत का संविधान, दिखाई पड़ रहा है? अरे भाई जवाब देते रहिए बीच बीच में। क्लियर नहीं आ रहा है? अब दिख रहा, देखिए भारत का संविधान लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, तो सुनते रहिए, ये आप समझते रहिए, बाद में ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। अब देखिए लिखा हुआ है भारत का संविधान, तो वास्तव में संविधान है क्या? संविधान वह सर्वोच्च विधि होती है जो किसी देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों और संस्थाओं की स्थापना करती है। यानी कि संविधान किसी देश को चलाने के लिए, वो उस देश के नागरिकों के हितों के लिए कानून बनाने वाली एक पुस्तक होती है। अब भारत में संविधान बना तो वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अगला हेडिंग है संविधान सभा। तो हमने क्लास में एक दिन डिस्कस किया था कि संविधान सभा जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में जो है उसके प्रस्ताव के कारण भारत में कैबिनेट मिशन योजना आई। उसने कहा कि आप लोग अपने देश के लिए संविधान बनाओ और जिसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तो संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने परमिशन दी। तो एक सवाल आपके यहां पूछा जाता है, संविधान सभा बनाए जाने का प्रस्ताव किस उसमें लाया गया? तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना में संविधान बनाने का प्रस्ताव दिया गया। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में संविधान सभा बनेगी और उस संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। उस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई संविधान सभा में? 389। 389 सदस्य होंगे जो संविधान बनाएंगे। और ये जो भारत के लोग होंगे ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। तो इसे संविधान सभा कहा जाएगा। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा हुआ और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। ठीक, अब देखिए संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह भी सवाल पूछा जाता है, भारत के संविधान बनने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी कि लगभग 3 साल का समय लगा। इसमें प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, यानी कि शुरुआत में जब संविधान बना उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 थी, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि संविधान में जो भाग थे वो 22 थे और अनुसूचियां थी वो 8 थी। लेकिन आज वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो सवाल आपको क्या है? संविधान सभा जब संविधान बनाती है तो संविधान बनने में समय कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और जब ये संविधान बन जाता है तब इसमें 395 अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल कितने टोटल होते हैं? 395। भाग कितने होते हैं? 22। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल कितने होते हैं? वो शेड्यूल होती है 8, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अभी चर्चा करेंगे आगे।
संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अभी हमने बताया था कि संविधान सभा बनाई गई जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई। अगर आपको दिख नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे अभी। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ। यानी कि जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठी तो पहला जो है अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के जो है असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में आयोजित हुआ। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जब ये आयोजन इसका हुआ कि हम लोग यहां संविधान बनाने के लिए आए हैं, तो संविधान बनाने के लिए जब इकट्ठा हुए तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को। और ध्यान दीजिए, जब ये 9 दिसंबर को मीटिंग आयोजित की गई तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। यानी कि मुस्लिम लीग थी, इसने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे। इसीलिए मैंने बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राइट, ठीक है। तो संविधान सभा को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब जरा ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद स्टार्ट होती है। 2 दिन बाद स्टार्ट होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है तो सच्चिदानंद सिन्हा अभी तक तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अब क्या है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर की मीटिंग में बना दिया जाता है। राइट, ध्यान दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इसी के आधार पर संविधान बनना आरंभ हो गया। जरा ध्यान दीजिए कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये तीसरे दिन वाली मीटिंग में हुई। तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर को हुई, पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर। पहली मीटिंग में राजेंद्र जो सच्चिदानंद सिन्हा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी मीटिंग में 13 दिसंबर को जो हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि संविधान जो है, हम लोग यहाँ एक उद्देश्य से बैठे हैं और ये उद्देश्य है भारत का संविधान बनाना। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और इसी प्रस्ताव के साथ भारत का संविधान बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जब संविधान सभा भारत की बन रही थी तो जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि 1946 में संविधान बनना स्टार्ट होता है, संविधान सभा बनती है और इसी बीच कुछ ही महीनों बाद, 1 दिसंबर का मामला है और कुछ ही दिनों बाद भारत को आजाद करके अंग्रेज चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में सरकार, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ये जो अंतरिम सरकार बनेगी ये भारत की सरकार को तब तक भारत के प्रशासन को चलाएगी जब तक भारत का कोई संविधान नहीं बन जाता। तो आजादी के बाद से लेकर भारत का जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक भारत में एक एंटरिम गवर्नमेंट काम करती है और इस गवर्नमेंट में किसको कौन सा विभाग, कौन सी जिम्मेदारी दी गई, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, देश का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू को कौन से विभाग दिया गया? कार्यकारी की परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले इनको दिए गए। ये कभी कभी इसमें 1-2 पूछ लिए जाते हैं। बलदेव सिंह इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया जाता है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा दी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि दिया जाता है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया जाता है। जगजीवन राम मीरा कुमारी के पिताजी हैं। मीरा कुमारी जो लोकसभा अध्यक्ष रही उनके पिताजी थे। इस तरीके से जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि दिया जाता है। तो ये एक तरीके से
अंतरिम गवर्नमेंट बनती है जिसमें विभाग बांटे जाते हैं। यहां से सवाल आपके यहां बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के रूप में परिष्कृत करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। ध्यान दीजिए, जब उद्देश्य प्रस्ताव बना तो हमने कहा कि संविधान बनाने के लिए जो 389 सदस्य थे उनकी कमेटियां बना दी गई कि हर कमेटी को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो उस कमेटी में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, आखिरी कमेटी थी कि उस संविधान को अंतिम रूप देने वाली, वो थी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आप जरा ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ इस दिन। आंशिक रूप से इसे अंगीकृत कर लिया है। संविधान बना जो रहा है वही संविधान को अंगीकृत करेगा। संविधान बना रही है संविधान सभा, तो संविधान सभा ही संविधान को अंगीकृत करेगी। लेकिन 26 नवंबर 1949 से ध्यान रखिएगा, जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तब उसमें यह दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को जो है वो स्वीकार किया गया, भारत के संविधान को स्वीकार किया गया, ये उसमें दिया गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये 26 जनवरी फिर क्यों? 26 जनवरी को भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो ऐसा कौन सी बात थी कि संविधान बन गया और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को स्वीकार भी कर लिया गया, तो पूर्ण रूप से उस दिन क्यों नहीं स्वीकार किया गया? इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि भारत में आजादी के दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय कांग्रेस जो है स्वतंत्रता आंदोलन के संगठन के प्रतीक के रूप काम करती थी। यानी कि कांग्रेस का आंदोलन को ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आंदोलन कहते थे। कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1929 में। 1929 में मीटिंग हुई थी, और 1929 के मीटिंग में हमेशा कांग्रेस की जो वार्षिक मीटिंग या अधिवेशन होते थे वो दिसंबर के लास्ट दिनों में हुआ करते थे। जब दिसंबर के लास्ट दिनों में मीटिंग होती थी तो उसमें यह बात निश्चित थी कि जो जो आगे के कार्यक्रम है, रणनीति है, वो तैयार की जाती थी। 1929 में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई लाहौर में, तो इसकी अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मीटिंग में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कहा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ कम नहीं चाहिए। तो यह हुआ कि भैया पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तो इस पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा को प्रतीक स्वरूप किसी एक दिन मनाया जाए, एक कोई दिन निर्धारित कर लिया जाए जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं प्रतीक के रूप में। तो ये हुआ कि ठीक है, जिस दिन सारे लोग खाली हों उसी दिन यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। तो हमने बताया कि जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी वो 28, 29, 30 दिसंबर को हुआ करती थी। तो यह हुआ कि भाई संडे को रखा जाए, संडे को सब लोग खाली रहेंगे, तब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। तो कहा भाई हम इस संडे को नहीं खाली हैं, हम इस संडे को नहीं खाली। तीसरा संडे जो था उस संडे को सभी लोग राजी हो गए, और वो संडे था 26 जनवरी 1930 का। यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार आजादी मनाई गई। 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और पहली बार जो 1930 को मनाया गया, उसके बाद हर साल भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारी स्वतंत्रता दिवस को इसी तरीके से हर साल मनाने लगे प्रतीक स्वरूप। तो चूंकि आजादी जो थी वो हमें दूसरे से मिलनी थी, और वो हमें मिली 15 अगस्त को, तो हमारे पास एक तारीख थी जिसको हम जीते चले आए थे, वो तारीख थी 26 जनवरी की। तो यह हुआ कि आजादी हो गई है, कोई बात नहीं, हमारा संविधान बनेगा तो हम संविधान इसी तारीख को लागू करेंगे। इसीलिए संविधान सभा द्वारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बना दिया गया तो आंशिक रूप से उसे स्वीकार किया गया, पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार किया गया। और यह कहा गया कि पूर्ण रूप से संविधान हम तभी स्वीकार करेंगे जो तारीख हम पहले से मनाते चले आए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का
संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? देखिए अगला पॉइंट कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर भी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए संविधान में कुछ समितियां बनी, उन समितियों में कौन कौन सी समितियां महत्वपूर्ण थी? देखिए प्रारूप समिति सबसे ज्यादा पूछी जाती है, आपके लिए यही जरूरी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका उद्देश्य था कि संविधान के जो बनाया गया है उसके प्रारूप को अंतिम रूप देना। ठीक, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, संघ संविधान या संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, प्रांतीय या राज्यों का जो भार दिया गया था वो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। प्रक्रिया वार्ता तदर्थ झंडा समिति, ये राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, सदन समिति पट्टाभ सीतारामैया, वित्त और स्टाफ समिति एन.एन. सिन्हा। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक, तो ये जिम्मेदारियां दी गई। अब जरा देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश से क्या लिया गया। ये है संविधान के स्रोत, इसको समझ लीजिए। बाकी अभी हम ये पीडीएफ भेजेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा और ये रटना है किस देश से कौन सा संविधान से क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन का मतलब है यूके, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, राइट। यहां से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? भारत में पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर पार्लियामेंट बनती है, संसद बनता है। तो ये संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा, संसद कानून कैसे बनाएगा? तो जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कानून बनाती थी वही प्रक्रिया भारत में भी है, तो कानून निर्माण प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब है भारत में उसी तरीके से एकल नागरिकता है जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, यानी कि प्रांतों का कोई अलग नागरिक नहीं होगा जैसा अमेरिका में होता है। अमेरिका में प्रांत का भी अपनी सिटीजनशिप है और सेंटर की भी सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ खाली एक ही नागरिकता है, भारत का नागरिक। आधार कार्ड बनेगा तो उस पर लिखा होगा भारत का नागरिक। तो एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार समितियां, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यह सवाल बहुत पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी, यह सवाल खूब पूछा जाता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व भी ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या ब्रिटेन से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति है, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया क्योंकि ब्रिटेन में क्राउन संवैधानिक प्रमुख है। अखिल भारतीय सेवा, सिविल सर्विसेज प्रणाली भी हमने वहीं से लिया, ऑल इंडिया सर्विसेज। और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी हमने वहां से लिया क्योंकि हाउस वहां भी दो हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वही व्यवस्था हमने यहां ली। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ उसी को राज्यसभा बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज हमने ब्रिटेन से ली है। अब देखिए हमने अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका से लिया हमने प्रस्तावना। संविधान में हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप समझिए प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, यानी कि न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय, हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है समझिए? यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के हित में नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है उस कानून की समीक्षा करे। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक, तो ये अमेरिका से लिया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और अधिकार, ये भी अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया। ठीक, अमेरिका से क्या क्या लिया? प्रस्तावना, न्यायिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, इसको एक एक को रटना है आपको। अब देखिए कनाडा। कनाडा से आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी सिर्फ ये है संघीय शासन व्यवस्था और
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है भारत राज्यों का संघ है, ये चीज हमने कनाडा से ली है, यानी कि भारत संघ होगा राज्यों का, ये कनाडा से लिया है। और दूसरी चीज क्या है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया, ध्यान रखिएगा। तो कनाडा से सबसे ज्यादा संघीय शासन प्रणाली पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, समवर्ती सूची ली। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अभी हम लोग आगे बात करेंगे तो संयुक्त अधिवेशन की भी बात करेंगे। इसमें देखिए मिक्स कर दिया है जापान और सोवियत संघ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, ठीक। नियोजन प्रणाली सोवियत संघ, ठीक, ये लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, सिर्फ यही पूछा जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और संविधान संशोधन प्रक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में कहां है, संविधान के अनुच्छेद 368 में भारत में दिया गया है कि ये संविधान में संशोधन इस अनुच्छेद के तहत किया जाए। आयरलैंड से खूब पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आयरलैंड। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, आयरलैंड। अब जरा देखिए जर्मनी से क्या लिया, खूब पूछा जाता है, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी के प्रोविजन हमने जर्मनी से लिए। फ्रांस से क्या लिया, गणतंत्री शासन प्रणाली। और प्रस्तावना में 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये भी जापान से लिया, ठीक। ये है आपके संविधान के स्रोत। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। चलिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, हमने बताया कि जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इसका मतलब 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई। जब भी संविधान में कुछ भी हटाया जाएगा, कुछ भी बढ़ाया जाएगा, उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचियां बढ़ाई गई, और कुछ हटाना भी है तब भी संविधान संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। तो ध्यान रखना है, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में, राइट। अब देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करिए तो एक एक अनुसूची पढ़ेंगे और उसमें विषय क्या है ये भी बात करेंगे, क्योंकि अनुसूचियों में पूछा जाता है कि इस अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची, इसमें कहा गया है भारतीय संघ के घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारतीय संघ के घटक कौन है, संघ में कौन होता है, राज्य होते हैं, राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। इसका मतलब है एक अनुसूची में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा, और इस राज्य में कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कहा गया भारत में इतने राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये पहली अनुसूची का विषय है। दूसरी अनुसूची में कहा गया है भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन। किस पदाधिकारी को कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दी जाएगी, कैसे पेंशन दिया जाएगा, दूसरी अनुसूची का विषय है। जैसे राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, तो ये दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों का प्रावधान। तीसरी अनुसूची में कहा गया है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण का जो प्रक्रिया है, प्रोविजन क्या होगा जिसमें शपथ ग्रहण किया जाता है। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, मुख्य न्यायाधीश शपथ कैसे लेगा, उपराष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, प्रधानमंत्री शपथ कैसे लेगा, ये तीसरी अनुसूची का विषय। चौथी अनुसूची देखिए, चौथी अनुसूची में है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ध्यान दीजिएगा, जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा।
तो इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में है। किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये 4वीं अनुसूची का विषय। ठीक, तो 4वीं अनुसूची में है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। 5वीं अनुसूची क्या कह रही है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनका प्रशासन और उनका कंट्रोल कैसे होगा, ये विवरण इसमें दिया गया है। 6ठी अनुसूची देखिए, इसमें नाम लिखे गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य देंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे राज्य देंगे, इसमें नाम नहीं दिया गया है। इसमें शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया की बात कही गई है। सबसे ज्यादा पूछी जाती 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसमें कानून बनाने के विषय बांटे गए, यानी कि इसमें लिस्ट दी गई है किस किस मामलों पर केंद्र सरकार बनाएगी, कानून बनाएगी। उस मामले को संघ सूची में रखा गया है। किस मामले में कानून राज्य सरकारें बनाएंगी, उसे राज्य सूची का विषय रखा गया। और कौन से ऐसे मामले होंगे जिन पर कानून दोनों केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, उसे राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची का विषय रखा गया। तो 7वीं अनुसूची में 3 विभाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में शामिल विषय पर कानून संसद बनाएगी जो पूरे भारत में लागू होगा। राज्य सूची के विषय पर कानून सिर्फ राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे, और जब राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा तो वह कानून उसी राज्य में लागू होगा। समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, उसमें यह प्रावधान है कि इसमें शामिल विषयों पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन किसी विषय पर अगर राज्य और केंद्र के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो ये विवाद तब फिर केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ये तो 7वीं अनुसूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कानून बनाने के विषयों का विभाजन। एक बात और है, जैसे इन तीनों लिस्ट में ना संख्या दी गई, इतने विषय पर कानून केंद्र बनाएगा, इतने पर राज्य बनाएंगे, इतने में यूनियन जो है दोनों लोग बनाएंगे, लेकिन कुछ विषय ऐसे होंगे जो इसमें लिस्ट में नाम नहीं है और उन पे अचानक कोई नया विषय आ जाए, उस पर कानून बनाना हो, तो उस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, इसे अवशिष्ट शक्ति कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ संघ को होगा, संसद को होगा, ध्यान रखिएगा। तो यह है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची क्या कहते हैं, इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची हो गई। अभी देखिए 8वीं की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि ये कौन सी 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है, और ये 8वीं अनुसूची का विषय। ठीक, मूल रूप से जब संविधान स्टार्ट हुआ था तो भाषाओं की संख्या सिर्फ 14 थी, आज 22 भाषाएं। तो जाहिर सी बात है संविधान संशोधन करके भाषाएं जोड़ी गई होंगी। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। ठीक, अब एक चीज जानिए, मूल रूप से संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8, यानी कि जितनी अभी पढ़ी उतनी ही थी। अब जो 4 जोड़ी गई तो हमने बताया था संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, तो हमको पढ़ना है किस संविधान संशोधन करके पहली जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन करके दूसरी जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन में तीसरी जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन में चौथी जोड़ी गई। इसका मतलब है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई और इसका विषय क्या है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, इसका विषय क्या है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, इसका विषय क्या है, और 12वीं की जोड़ी गई, इसका विषय क्या है, ये देखना है। तो 9वीं से स्टार्ट करते हैं। 9वीं अनुसूची कहती है यह मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संविधान में जोड़ा गया, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें उन अधिनियमों को शामिल किया गया है
जिसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि इसमें ऐसी अनुसूची में अगर कोई विषय मिला दिया शामिल कर दिया जाता है तो इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब ये समझिए न्यायिक समीक्षा है क्या, क्योंकि मैंने अभी बताया था जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। संसद कोई कानून बनाती है तो संसद चूंकि जनता के प्रतिनिधि है तो संसद ये मानती है कि भारत में हम सबसे बड़े, यानी कि जब न्यायालय और संसद का टकराव होता है तो संसद कहती है चूंकि हम कानून बनाते हैं और डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी होती है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए हम सबसे बड़े हैं। तो न्यायालय कहता है नहीं, हम बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें संविधान का निर्वचन करने का, संविधान का व्याख्या करने का अधिकार संविधान में दिया गया है और आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए हम बड़े। तो संसद ने कहा कि हम कोई कानून बनाएंगे, तुम रोक दोगे, तो जाहिर सी बात है रोक दिया जाता था। यानी कि न्यायालय आपके कानून बनाने में डिस्टर्ब पहुंचाएगा। तो संसद ने कानून बना दिया, नवी अनुसूची बना दी। कहा यह कानून होगा कि अगर कोई विषय कानून बनाकर नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो इस कानून में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का अधिकार खत्म हो जाएगा। यही कानून बना दिया। इसका मतलब नवी अनुसूची में कोई विषय डाल दिया गया तो अब न्यायालय उस पर समीक्षा नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार यह हो गया, ऐसा कोई विषय डाल दिया गया जिस पर कोई भी अब न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन इसमें यह न्यायालय ने देखा कि कहीं नेताओं द्वारा या विधायिका द्वारा यानी संसद द्वारा कोई ऐसा कानून अगर बना दिया गया जो जनता के हित में नहीं है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ऐसा कोई विषय अगर डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक निर्णय दिया 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कहा ऐसा कुछ नहीं है कि न्यायिक समीक्षा हम नहीं कर सकते, हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं कि पता नहीं कौन सा कानून बना दो। इसलिए नवी अनुसूची को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले आया गया। तो सवाल क्या है इसमें, नवी अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। इसमें यह कहा गया कि नवी अनुसूची में शामिल विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकता। दूसरी इसमें क्या था, इसमें भू अधिनियम शामिल किए गए। ठीक, अब आते हैं अगली अनुसूची पर, 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में दल बदल वाला कानून के मामला एक विवादित था जिसका निर्णय आया है, और जो शिंदे सरकार है उस मामले में आपने देखा होगा कि इसी मामले को लेकर तो ये जो है दल बदल, आपने चुनाव लड़ा सपा से और बाद में सरकार में शामिल हो गए भाजपा के मंत्री बनने के चक्कर में, तो ये दल बदल के तहत आता है। दल बदल कानून लागू करने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया, यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1985 में, और तब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का विषय है दल बदल से संबंधित प्रावधान। ठीक, अब देखिए 11वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ गया, द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। यानी कि ये मान लीजिए पंचायत राज लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायती व्यवस्था क्या है? पंचायती व्यवस्था ये ग्राम पंचायत है। बेसिकली पंचायत व्यवस्था 3 स्तर के है भारत में, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत का मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला पंचायत का मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। यह व्यवस्था 11वीं अनुसूची के द्वारा 1992-93 में लागू की गई। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां।
12वीं अनुसूची आखिरी अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में लागू की गई। जो 11वीं अनुसूची है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची है वो नगर पंचायत से संबंधित है। यानी क्या है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, यानी कि नगर निकाय से संबंधित अनुसूची है वो है 12वीं, ये 74वें संविधान से संबंधित है, और ये जो ग्राम पंचायत की है वो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। कुछ समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? जवाब दीजिए। आवाज मिल रही है? बोलते रहिए, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो ये है आपकी अनुसूचियां। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा संविधान के स्रोत, हम लोगों ने पढ़ा संविधान की अनुसूचियां। ठीक, संविधान सभा भी पढ़ी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान कब स्वीकार किया गया, संविधान कब लागू हुआ। अब हम लोग आते हैं संविधान के अनुच्छेद पे। तो देखिए, संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान में हमने पढ़ा था कि संविधान जब बना तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। तो अब देखिए, पहला भाग जो है संविधान का, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो भाग 1 है उसमें 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद, ये भाग 1 का हिस्सा है। और भाग 1 का विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जब भाग 1 की बात करते हैं तो ये बात करते हैं भारत और उसके राज्यों की, यानी कि भारत और उसके जितने भी राज्य, यूनियन टेरिटरी है, उनकी बात करते हैं। देखिए, संविधान का भाग 1 प्रथम अनुच्छेद कहता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। पहला संविधान का जो पहला अनुच्छेद वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात जो भारत है वो राज्यों के यूनियन से मिलकर बनेगा, ये राज्यों का यूनियन होगा। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत जो है राज्यों से मिलकर बनेगा। हमने बताया था संघ क्या होता है, संघ का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब संगठन होता है, संगठन का मतलब मेंबर होते हैं उसके। तो यहां क्या है, यहां पॉलिटिकल यूनियन है, और पॉलिटिकल यूनियन है उसका मेंबर कौन है? स्टेट, यानी कि स्टेट से मिलकर यूनियन बन रहा है। तो ऐसे यूनियन में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। अब देखिए, इसमें खाली आपका भाग पूछेगा, ज्यादा डिटेल से नहीं पूछना है, तो मैं बता तो दे रहा हूं, लेकिन इस पे ज्यादा मैं जिस पे कहूं फोकस करना है उसको पढ़ना है बहुत डिटेल से। इसको खाली ये पढ़ना है, भाग 1 में 4 अनुच्छेद है और इसका विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, इसमें दूसरा अनुच्छेद गायब कर दिया गया, मैं बता दे रहा हूं क्या। तीसरे में कहा गया नए राज्यों का निर्माण और बनना। जब यूनियन है तो यूनियन में 28 राज्य बता दिए गए, तो अनुच्छेद दूसरा कहता है, दूसरे अनुच्छेद में इस यूनियन में और भी सदस्य लाए जा सकते हैं, यानी कि 28 से 29 भी किए जा सकते, 30 भी किए जा सकते, ये बात दूसरे में कहेगी। और तीसरा क्या कह रहा है? वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों का निर्माण और उसको तोड़ा जा सकता है, यानी कि नए राज्य बनाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी साफ दिख रहा है? बताइए, और बड़ा करें? अब दिख रहा है? बोलने के लिए तो पैसा नहीं पड़ता, बोल दिया करो। आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक, देखिए भाग 2 ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 2 का विषय है नागरिकता। तो हमने भाग 1 पढ़ा था 4 तक अनुच्छेद, और ये कितना है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर क्या है? 11 तक। नागरिकता जो है 5 से लेकर 11 तक है। अब जरा ध्यान दीजिए, नागरिकता को हम यहां पढ़ेंगे। नागरिकता, ध्यान दीजिएगा। तो नागरिकता की अगर हम बात करें, नागरिकता की बात करें तो ये किस भाग का हिस्सा है?
ये भाग 2 का हिस्सा है। और भाग 2 में अनुच्छेद कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। यानी कि कितने अनुच्छेद हो गए? इसको हम कह सकते हैं 5 से 11 तक, इतने अनुच्छेद भाग 2 में है। भाग 2 का विषय नागरिकता। ध्यान रखिएगा, नागरिकता कहां से ली गई है बताइए? एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अभी मैंने बताया था, जहां से संसदीय शासन व्यवस्था लिया वहीं से नागरिकता ली गई। तो भारत में नागरिकता प्राप्त कैसे होती है और यह कितने प्रकार से प्राप्त होती है? भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। और नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार। यानी कि नागरिकता का लोप 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है और 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित की जाती है। समझिए कौन कौन है। नागरिकता प्राप्त कैसे होगी? जन्म से, यानी कि आपका जन्म भारत में हुआ, आपके माता पिता भारत के हैं तो आप नागरिक होंगे। दूसरा है वंश क्रम से, किसी के माता पिता दूसरे देश में नौकरी कर रहे हैं, भारत के नागरिक है, वहां बच्चा पैदा होता तो भारत का नागरिक हो, इसे वंश क्रम की नागरिकता कहते हैं। रजिस्ट्रीकरण द्वारा, यानी कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो वो रजिस्टर्ड नागरिकता लेगा, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा नागरिक के रूप में। चौथा है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण द्वारा क्या है? कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में आया है और लंबे समय में भारत में रह रहा है, भारत की संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल गया है, तो भारत सरकार उसे इस आधार पर नागरिकता दे सकती है। और यही मुद्दा था जिसमें आप जानते थे, जो आपने सुना था सीएए सुना है ना, उसी की जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसी को मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेते थे। ठीक। 5वां है क्षेत्र अर्जित करने से। ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा, क्षेत्र अर्जित करने से 5 प्रकार है। ये कौन सा प्रकार है? भारत अगर पाकिस्तान पर कब्जा कर ले तो पाकिस्तान के सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। यानी कि अगर भारत किसी देश पे चीन पर कब्जा कर ले तो चीन के सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाएं। फिर एक एक करके नहीं करना है, क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा भी भारत के जो नागरिकता पाई जा सकती है। तो 5 प्रकार है जिससे नागरिकता जाती है, मतलब प्राप्त होती है। तो नागरिकता प्राप्ति, और जाएगी कितने तरीके से? देखिए, जाती है 3 तरीके से। नागरिकता का लोप 3 तरीके से। पहला कौन सा तरीका है? स्वतः त्यागने से। स्वतः त्यागने से, स्वतः त्यागने से भी नागरिकता जाएगी। आपको लगता है कि भारत में बहुत समस्याएं हैं, हमको भारत में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम भारत की नागरिकता त्याग देंगे, तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। दूसरा, वंचित किए जाने से, आपको नागरिकता से निकाल दिया गया है, वंचित किए जाने से, आपकी गतिविधियां देख के भारत सरकार ने आपको नागरिकता से वंचित कर दिया। दूसरा ये तरीका है। और तीसरा है किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी देश की, अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर किसी देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते फिर भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। एक्सेप्शन है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो नागरिकता से संबंधित जो सवाल है वो इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जाती है, 3 तरीके से नागरिकता का लोप होता है। नागरिकता संविधान के दूसरे भाग में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है। ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल वाइज अगर हम बात करें, आर्टिकल वाइज बात करें तो आर्टिकल वाइज बात अगर करेंगे तो भी आप आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। नागरिकता संविधान के दूसरे भाग का हिस्सा है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती, 3 तरीके से
चली जाती। बस इतना आपको याद करना, बाकी इसमें डिटेल अगर आपको पढ़ना है आर्टिकल वाइज तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज ये क्लास आपकी ट्रायल बेसिस की क्लास थी कि आप क्लास कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग भी थी कि माइक कैसे चलाएंगे या जवाब कैसे देंगे। तो जरा एक एक करके जवाब दीजिए कि भाई सुन पा रहे हैं, ठीक से समझ में आ रहा है, क्लास जैसी फीलिंग तो नहीं हो पा रही होगी, बताइए। आ रही, समझ में आ रहा है? ये जितना बताया है इसमें कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? तो आज थोड़ा सा, आज के लिए इतने क्लास, लेकिन कल से ये ज्यादा देर तक क्लास चलेगी। ठीक है, हाँ आ रही, तो बस हम कल से इसी को आगे बढ़ाएंगे, रेगुलर रहेगा ये।